हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आपका विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है संसाधन और विकास, उसका पार्ट 5 करने वाले हैं। अगर अभी तक आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जाकर तुरंत उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को जाकर देख लें। आज हम लोग पार्ट 5 करेंगे, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे पार्ट 4 में अंतर्राज्यीय जल विवाद तक। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए गठित गैर सरकारी संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कहता है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए गठित गैर सरकारी संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अतिसिंचन से जलाक्रांता की समस्या पैदा होती है, यानी किसी भी जमीन, किसी भी खेत को अगर अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं तो जलाक्रांता हो जाता है। आगे कहता है कि वन एवं वन प्राणी संसाधन पढ़ेंगे हम लोग, वन एवं वन प्राणी संसाधन। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है प्राकृतिक वन किसी बड़े भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के समूह को वन कहा जाता है। यानी कहता है कि किसी बड़े भूभाग पे प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित यानी अपने आप उगे हुए पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। भारत में 2001 में लगभग 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। यानी भारत में 2001 में लगभग कितना परसेंट? तो 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% भाग पर ही वन है। यानी बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है उसका मात्र कितना परसेंट? 7.1% भाग पर ही क्या स्थित है? वन स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे वन का प्रकार प्रशासकीय दृष्टि से। आरक्षित यानी सुरक्षित वन पशु चरण खेती करना वर्जित है। रक्षित वन यानी संरक्षित वन जो है वह लाइसेंस प्राप्त लोग लकड़ी काट सकते हैं। यानी आरक्षित वन पर पशुचरण खेती करना ये सब क्या है? वर्जित है, मना है। और रक्षित वन पर लाइसेंस प्राप्त लोग ही वहां पे लकड़ी काट सकते हैं। और आपका तीसरा क्या है? अवर्गीकृत वन यानी लकड़ी काटने या पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी ये प्रशासकीय दृष्टि से है कि एक आरक्षित है जिस पर पशु चारण खेती करना वर्जित है, और दूसरा है रक्षित वन जिस पर लाइसेंस प्राप्त लोग ही लकड़ी काट सकते हैं, और तीसरा जो है अवर्गीकृत वन है जिसमें लकड़ी काटने या पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला जो वन का प्रकार है वह घनत्व के आधार पर है। तो अत्यंत घनत्व वन जो है वह 1.66% में है। सघन वन जो है वह 3% में है। खुले वन जो है वह 7.12% में है, 7.12% में है।
और झाड़ियां एवं अन्य वन जो है वह 8.68% में है। अब मैंग्रोव वन जो है वह 0.14% में है। यानी घनत्व के दृष्टि से अत्यंत सघन जो वन है वह कितना परसेंट है, तो 1.66% है। सघन वन जो है वह 3% है। खुले वन कितना है, तो 7.12% है। झाड़ियां एवं अन्य वन जो है वह 8.68% है, 8.68% है। और मैंग्रोव वन जो है वह कितना है, तो 0.14% है। आगे कहता है जैव विविधता के बारे में। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों की विविधता की जैव विविधता कहलाता है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता की जैव विविधता ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। इसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा बड़े जीव सभी शामिल होते हैं जैव विविधता के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है पटना का जो संजय गांधी जैविक उद्यान है, जैव विविधता का जैव विविधता देखा जाता है। आगे कहता है चरक का संबंध भारत से है। चरक का संबंध किससे है, भारत से है। अगला पॉइंट कहता है भारत के 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। अगला कहता है भारत की सर्वाधिक वन प्रतिशत मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में कितना, तो 11.22% में है। जो भारत का सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है वह मध्य प्रदेश में है। कितना परसेंट है, तो 11.22% है, 11.22% है। यानी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कब रिपोर्ट तैयार हुआ था, तो 2001 में। उसके अनुसार भारत के 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। आगे कहता है पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी क्षेत्र में कम से कम 33% भाग पर वन का होना आवश्यक है। यानी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए कम से कम 33% भाग पर वन का होना आवश्यक है। आगे कहता है वन संरक्षण, वन एवं वन जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए वन संरक्षण आवश्यक है। यानी वन एवं वन जीवों की संख्या को अगर बढ़ाना है, वृद्धि करवाना है, तो वन का संरक्षण करना आवश्यक है। अब ध्यान दीजिएगा वन विनाश का कारण देखिएगा। स्थानांतरित कृषि, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कृषि लोग कर रहे हैं। खनन कार्य, मिट्टी का खुदाई करते जा रहे हैं। बड़ी विकास परियोजना, यानी बहुत सारे परियोजनाएं जो निकल रहे हैं, उसके कारण भी वन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, विनाश हो रहा है। औद्योगिकी का विकास हुआ, कल कारखाने का विकास हुआ, इसके कारण नगरीकरण हो रहा है, जिसके कारण पशुचरण एवं लकड़ियों का बढ़ता उपयोग, यानी लकड़ियों को काट काट कर वन का ह्रास किया जा रहा है। एवं अन्य विकास के कार्य में भी वन का ह्रास हो रहा है, यानी विनाश हो रहा है। आगे कहता है वन जीवों के ह्रास के कारण प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, यानी प्राकृतिक आवास धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। प्रदूषण अधिक हो रहा है, जिसके कारण वन का विनाश हो रहा है। इसके कारण आर्थिक लाभ हेतु अवैध शिकार, यानी पैसे प्राप्त करने के लिए लोग शिकार भी करते हैं, इसीलिए वन्य जीव का ह्रास हो रहा है। पहला ह्रास प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, यानी वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। दूसरा है कारण कि प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण की समस्या है। तीसरा है क्या, कि वन का विनाश हो रहा है। और चौथा आर्थिक लाभ के लिए हम लोग वन्य जीव का शिकार कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो उसको देखते हैं। कहता है कैंसर रोग के उपचार में
हिमालयन यव नामक पौधे उपयोगी हैं। हिमालयन यव नामक जो पौधे हैं वह कैंसर रोग के उपचार के लिए उपयोगी हैं। आगे कहता है अगला पॉइंट, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के पर्वतीय जिला टिहरी गढ़वाल में वन को काटने से बचाने के लिए जनजातियों द्वारा पेड़ से चिपक कर चलाया गया आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाता है। यानी चिपको आंदोलन जो है यह उत्तराखंड के पर्वतीय जिला टिहरी गढ़वाल में हुआ था। यहाँ पर वन को काटने से बचाने के लिए जनजाति जो थे वह पेड़ से चिपककर पेड़ की रक्षा करते थे, जिसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। अगला पॉइंट कहता है, इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यानी सुंदरलाल बहुगुणा ने जनजातियों को बुलाकर यह आंदोलन शुरू किए थे। आगे कहता है, लुप्त होने वाली पशु पक्षी जो है वह एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख एवं डोडो है। ये सब क्या है? लुप्त होने वाले हैं, यानी लुप्त हो गए हैं। संकटग्रस्त पशु पक्षी काला हिरन, संगाई आदि हैं। यानी संकटग्रस्त ये सब पशु पक्षी हैं। काला हिरन जो है वह भी संकटग्रस्त है, संगाई है वह भी संकटग्रस्त है। आगे कहता है कि वन प्राणियों के संरक्षण हेतु किए गए उपाय, यानी वन प्राणी को संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं उसका उपाय बताया गया है। राष्ट्रीय उद्यान का विकास करके, जिसकी कुल संख्या अभी कितना है? 85। राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितना है? 85 है। यानी राष्ट्रीय उद्यान करके हम क्या कर सकते हैं? वन प्राणियों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा कहता है अभ्यारण्य का विकास करके, यानी इसकी कुल संख्या कितना? तो 448 है। तीसरा क्या कहता है? कानून का निर्माण करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर कहता है कि संविधान की धारा के द्वारा वन एवं वन्य जीव संरक्षण पर बल दिया जाए, राष्ट्रीय पर और अंतर्राष्ट्रीय पे भी। आगे कहता है कि जैव मंडल का विकास करके, अभी तक जैव मंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। आगे कहता है खनिज संसाधन, कहता है खनिज संसाधन में हम लोग पहले पढ़ेंगे खनिज क्या है। कहता है कि खनिज जो है वह निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। खनिज जो है वह लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में लगभग 100 से अधिक खनिजें मिलती हैं। यानी भारत में लगभग जो खनिज है वह 100 से अधिक है। आगे कहता है खनिज के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खनिज के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के, एक होता है लौहयुक्त खनिज और दूसरा होता है अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त का एग्जाम्पल आपका है जैसे जिसमें लोहा, निकेल, मैग्नीशियम, क्वार्ट्ज इत्यादि, ये सभी क्या है? लौहयुक्त खनिज है। और अलौहयुक्त है सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब क्या है? अलौहयुक्त खनिज है। और दूसरा है धात्विक खनिज। तो धात्विक भी दो प्रकार की, कार्बनिक या ईंधन खनिज और दूसरा है अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज में होता है कोयला, पेट्रोलियम, और अकार्बनिक में है अब्रक, ग्रेफाइट आदि। ये सब क्या है? अकार्बनिक खनिज हैं। खनिजों का वितरण देखते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पेटी कहता है कि
उत्तरी पूर्व पठार, छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है, ये सब जगहों पर खनिज पाया जाता है। अब खनिज जो है कौन कौन है, तो लौह खनिज पाया जाता है, मैग्नीज अभ्रक पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी पश्चिमी पठार में, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में। खनिज का कौन कौन है, तो लौह खनिज, लौह है, आपका मैग्नीज है, बॉक्साइट है इत्यादि। आगे कहता है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली तक खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो चांदी पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है। यानी खनिज का ये सब क्या है, पेटियां हैं जहां से खनिज प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, उत्तरी पूर्वी पठार से, छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी आंध्र प्रदेश। क्या क्या खनिज है, तो लौह खनिज है, मैग्नीज है, अभ्रक है, बॉक्साइट इत्यादि है। आगे है आपका दक्षिणी पश्चिमी पठार से कर्नाटक एवं तमिलनाडु खनिज, है ना। लौह से लौह खनिज है, फिर मैग्नीज है, बॉक्साइट है इत्यादि। आगे है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली तक, है ना। तो कौन कौन से भाई, तो चांदी, सीसा, जस्ता, ये सब पाए जाते हैं। आगे कहता है धात्विक खनिज का वितरण। लौह प्रकार यानी लौह जो खनिज है वह कौन कौन है, तो हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। भंडारण कितना है, तो भंडारण है 1427.1 लाख टन है 2004 के अनुसार। वितरण कहां कहां है, वितरण जो है वह कर्नाटक में है 25%। कर्नाटक में कितने प्रतिशत, 25%। बेल्लारी और सिंधु आदि में है। आगे है आपका वितरण कहां, तो छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट, तो 20%। दंतेवाड़ा में है, दुर्गा में है, रामगढ़ में है, बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ के में ये सभी जगहों के अंतर्गत है। आगे है आपका उड़ीसा में 19% है। अब उड़ीसा में किस किस जगह पे, तो आपका छत्तीसगढ़ में है गुरुमहिसानी, बादाम पहाड़ आदि में है। आगे है आपका झारखंड में 15% है। पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, धनबाद, ये सभी जगहों पर है। और अन्य राज्य में है जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सभी राज्यों में भी पाए जाते हैं। आगे है आपका खनिज क्या है, तो मैग्नीज है, मैग्नीज अयस्क। मैग्नीज अयस्क उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। उपयोग किस में किया जाता है, तो बैटरी में, पेंट में, कीटनाशक में मैग्नीज अयस्क का उपयोग किया जाता है। और भारत इसमें कितने स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे, उत्पादन में तीसरे स्थान पे। भंडारण इसका कितना है, 1670 लाख टन है। 1670 लाख टन है इसका भंडारण, मैग्नीज अयस्क का भंडारण है। वितरण जो है वह उड़ीसा में है 37%। उड़ीसा के सुंदरगढ़ और कालाहाड़ी में, सुंदरगढ़ और कालाहाड़ी में इसका वितरण है। आगे है आपका महाराष्ट्र में 25% है, महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा में। आंध्र प्रदेश में है 21%, बालाघाट में और छिंदवाड़ा में आपका 21% है, मध्य प्रदेश में। आगे है आपका कर्नाटक, कर्नाटक के शिमोगा में है और चित्रदुर्ग में है, चित्रदुर्ग में है। आंध्र प्रदेश में जो है वह 6% है, श्रीकाकुलम में और विशाखापत्तनम। और कहाँ, तो कुंडप्पा,
में ये सभी जगहों पे उपस्थित है। बॉक्साइट का जो है वह लौह धातु, एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। बॉक्साइट से लौह धातु, एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। इसका उपयोग होता है वायुयान में, विद्युत में, बर्तन में, सफेद सीमेंट में। इसका जो भंडारण है वह कितना है, तो 3037 मीट्रिक टन जो है इसका भंडारण है। इसका जो वितरण है वह उड़ीसा में 42% है। उड़ीसा के किस किस क्षेत्र में है, तो कालाहाड़ी में है, बोलंगीर में है, संभलपुर में है, ये सभी जगहों पे है। आगे है वितरण, गुजरात में है 17.35% है, 17.35% है। गुजरात में किस जगह पे है, तो जामनगर और कैरा में है, जामनगर और कैरा में। आगे है आपका महाराष्ट्र में जो है वह 12% है। महाराष्ट्र में बॉक्साइट का कितना प्रतिशत है, 12% है। और 12% है कहाँ कहाँ, तो कोलाबा में, रत्नागिरी, छत्तीसगढ़ में 6%, सरगुजा में है और रायगढ़ में है। और अन्य राज्य जैसे झारखंड और कर्नाटक में भी बॉक्साइट का वितरण है। आगे है आपका तांबा। तांबा जो है वह लौह धातु है। उपयोग किस में करते हैं, तो विद्युत में करते हैं और बर्तन में करते हैं। भंडारण कितना है, तो 125 करोड़ टन है इसका भंडारण। तांबा का भंडारण 125 करोड़ टन है। इसका वितरण जो है वह कहाँ कहाँ है, झारखंड के पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में है और हजारीबाग में है तांबा का भंडारण। राजस्थान में भंडारण कहाँ कहाँ है, तो खेताड़ी में है, खेताड़ी सिंघाना में है। मध्य प्रदेश के कहाँ, तो बालाघाट में है। छत्तीसगढ़ के कहाँ, तो दुर्ग में है। आंध्र प्रदेश के कहाँ, तो आंध्र प्रदेश के खम्मन में है, खम्मन में है और गुंगटूर में है, गुंगटूर में है। और कर्नाटक में कहाँ है, जो चित्रदुर्ग में है, हासन में है। चित्रदुर्ग और हासन कर्नाटक में। और महाराष्ट्र में है चंद्रापुर में है। महाराष्ट्र के कहाँ, चंद्रापुर में है। आगे कहता है अधात्विक खनिजों का वितरण अभ्रक और चूना पत्थर में। तो ध्यान दीजिएगा, अभ्रक में कहता है भारत विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है, यानी धीरे धीरे अभ्रक उत्पादन में अग्रसर है, बढ़ते जा रहा है। उपयोग किस में करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, विद्युत उपकरणों में करते हैं, मिट्टी के खिलौनों में करते हैं। किसका उपयोग, तो अभ्रक का उपयोग। भंडारण कितना है, तो 59,069 टन जो है इसका अभ्रक का भंडारण है। वितरण जो है वह बिहार में गया, मुंगेर, भागलपुर में है। और झारखंड में जो है वह धनबाद, पलामू, रांची और सिंहभूम में अभ्रक का उत्पादन है, वितरण है। आगे कहता है बिहार झारखंड का 80, यानी बिहार और झारखंड भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। यानी भारत में जो अभ्रक उत्पादन होता है उसका 80% कौन कौन राज्य मिलकर करता है, तो बिहार और झारखंड 80% मिलकर अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश में कहाँ, नेल्लोर में है। और राजस्थान कहाँ, तो जयपुर, उदयपुर, भिलवाड़ा, अजमेर, ये सब जगहों पे राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन है, यानी वितरण है। यूएसए भारतीय अभ्रक का प्रमुख आयातक है। ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर में कहता है चूना पत्थर का जो भंडारण है वह 204 मीट्रिक टन है 2009 के अनुसार। उपयोग इसका किस में होता है, तो सीमेंट में होता है, लौह इस्पात में होता है, रसायन उद्योग में होता है, उर्वरक में होता है, कागज एवं चीनी उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है।
वितरण इसका कहाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी मध्य प्रदेश में देश का 35% चूना पत्थर पाया जाता है। अन्य उत्पादक राज्य कौन कौन है, तो छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटक आदि, ये सभी क्या है, अन्य उत्पादक राज्य हैं चूना पत्थर का। आगे कहता है आपका कि खनिजों का आर्थिक महत्व, यानी खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है, तो खनिज जो है वो उद्योगों की जननी भी है। देश के आर्थिक विकास के लिए खनिज संपदा आवश्यक है। यानी देश का आर्थिक अगर विकास चाहिए तो खनिज हमारे पास उपलब्ध होना आवश्यक है। आगे कहता है विभिन्न उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। विभिन्न उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग किया जाता है। आगे कहता है खनिज का हम संरक्षण क्यों करें और कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि खनिजों का जो संरक्षण हम लोग क्यों करेंगे। सबसे पहले जो खनिज है वह अनवीकरणीय संसाधन है, यानी जिसको एक बार समाप्त अगर यह खनिज हो जाएगा तो उसको दोबारा उत्पन्न करने में, दोबारा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है तथा इसकी मात्रा भी सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन होने के साथ साथ इसकी मात्रा भी क्या है, सीमित है, इसलिए हम लोग खनिजों का संरक्षण करेंगे। आगे कहता है कि अति दोहन यानी अधिक दोहन के कारण खनिजों का अस्तित्व खतरे में है। यानी अत्यधिक खनिजों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण खनिजों का जो अस्तित्व है वह क्या हो गया है, खतरे में आ गया है। इसलिए हम लोग खनिज का क्या करेंगे, खनिजों का संरक्षण करेंगे। अब हम लोग जान लिए कि क्यों करेंगे, अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि हम लोग उसका संरक्षण करेंगे तो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो खनिजों का दोहन है, उपयोग है, वह नियंत्रण एवं विवेकपूर्ण करेंगे उसका उपयोग। यानी खनिजों का उपयोग हम करेंगे नियंत्रण पूर्वक, यानी अधिक दोहन उसका नहीं करेंगे और विवेकपूर्ण हम इसका उपयोग करेंगे। आगे कहता है कि खनिजों के सस्ते विकल्पों की खोज करना, यानी जो खनिज सस्ते में प्राप्त हो जाए उसकी खोज करना। आगे कहता है कि खनिज के संरक्षण के साथ साथ इनके प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी हम लोग खनिजों का संरक्षण इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।